बच्चों नमस्कार। सभी टेनिस को हमारा नमस्कार। देखिए बच्चों, हम लोग हमारा जो ट्रेड थ्योरी में टॉपिक चल रहा है इस समय, वो पढ़ रहे हैं हम लोग लोहारी और फोर्जिंग के बारे में, अर्थात स्मिथी एंड फोर्जिंग शॉप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसमें टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि फोर्जिंग के लिए कौन कौन से टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे छेनियों के बारे में, अर्थात चीजल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कुछ टूल्स पढ़े थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले कौन कौन से टूल्स हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने टूल्स जो फोर्जिंग शॉप में यूज किए जाते हैं, उसमें निहाई माने एनविल। एनविल क्या होता है? एनविल जो है, जो फोर्ज किए हुए जाब होते हैं, गर्म करके जो हम जाब लाते हैं, उनको ठोक पीट या चोट लगाकर एक आकृति का रूप देने के लिए जो एक मजबूत आधार होता है, उसे हम एनविल कहते हैं। ठोकने पीटने के लिए, जाब को ठोकने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है, उसको एनविल कहते हैं। एनविल किस मटेरियल का बना होता है? तो एनविल जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और जिस पर हम जाब को रखकर और ठोकते पीटते हैं, तो वो किस चीज का होता है? उस पर एक टूल स्टील की प्लेट जो है वो वेल्ड की होती है। और ये किस वेट के आते हैं? ये 80 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक वेट में आते हैं, वजन में आते हैं। अर्थात एनविल जो है खूब भारी होता है, जिससे हम जाब को रखकर उस पर ठोकें तो ये एनविल जो है इधर उधर खिसके ना, इसलिए बहुत भारी भारी एनविल होते हैं। तो ये था एनविल या निहाई के बारे में। फिर हम लोगों ने इसके बाद दूसरा टूल्स जो पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था स्वेज ब्लॉक के बारे में। स्वेज ब्लॉक कैसा होता है? तो स्वेज ब्लॉक जो है वो एक आयताकार ब्लॉक होता है, और उसमें बहुत सारे आर पार होल या छिद्र बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रूव्स या स्लॉट बने होते हैं। और ये किस मटेरियल का बना होता है? ये स्वेज ब्लॉक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? किस जो फोर्ज किए हुए जाब हैं, उनको तोड़ने, मोड़ने व पंचिंग आदि करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा टूल्स हम लोगों ने पढ़ा था संडासी के बारे में, अर्थात टोंग्स के बारे में। संडासी या टोंग क्या होता है? जैसे हमने बताया भी था कि घर में जैसे पकड़ होती है, हम लोग कोई चीज भगोने या कोई चीज पकड़ते हैं तो उसको पकड़ के द्वारा पकड़ते हैं, तो वो पकड़ क्या है, उसी को संडासी या टोंग कहते हैं। अब संडासी के द्वारा क्या करते हैं? जब किसी जाब को हम गर्म करते हैं, आग पर गर्म करते हैं, तो जाब को पकड़ने के लिए या पकड़कर घुमा घुमा कर गर्म करते हैं, तो उसको जो पकड़ने वाला टूल्स है उसको हम टोंग या संडासी कहते हैं, जिस पर हम जाब को पकड़ते हैं। तो जो जाब को पकड़ते हैं उसे हम संडासी या टोंग कहते हैं। अब संडासी और टोंग के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, संडासी के 3 भाग होते हैं। एक होता है हैंडल, दूसरा होता है रिविट, और तीसरा होता है बिट। अब टोंग या संडासी कितने प्रकार की होती है? तो टोंग या संडासी जो है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है फ्लैट टोंग, ठीक, उसमें जाब के जो आयताकार जाब है, फ्लैट जाब है, वो पकड़ते हैं। दूसरा होता है साइड टोंग। साइड टोंग से साइड के जाब पकड़ते हैं, ठीक है ना, साइड से कोई जाब पकड़ना है तो इस टोंग से पकड़ते हैं। तीसरा आता है हालो टोंग। हालो टोंग क्या होता है? हालो टोंग से जो हमारे आपके चपटे या गोल इस टाइप के जो जाब होते हैं, उनको हम हालो टोंग से पकड़ते हैं। इसके बाद बोल्ट टोंग हो गया। बोल्ट टोंग के अर्थात बोल्ट वगैरह पकड़ना होगा तो बोल्ट टोंग से पकड़ते हैं। इसके बाद 5वां होता है एंगल आयरन टोंग, है ना, एंगल वगैरह को गर्म करना है तो एंगल आयरन टोंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 6ठा आता है पिकअप टोंग, अर्थात जो ये 6 प्रकार के टोंग जो हैं वो होते हैं। इसके बाद फिर आता है कि हैमर का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो टूल्स हम लोगों ने पढ़ा वो हैमर के बारे में।
तो हैमर हमने बताया कि किसी जाब को कूटने, पीटने, ठोकने या चोट लगाने के लिए जो टूल्स का प्रयोग किया जाता है या जो औजार होता है उसे हम हैमर या हथौड़ा या घन या स्लेज आदि कहते हैं। अब फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से हैमर प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, फोर्जिंग शॉप में अगर छोटे या हल्के जॉब है तो उसके लिए जो है 0.5 किलोग्राम से लेकर 1.8 किलोग्राम तक के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। हैमर किस मटेरियल के बने होते हैं? ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। अब ये जो हैमर है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा क्रॉस पेन हैमर और तीसरा स्टेप पेन हैमर। इससे अधिक भारी जाब है, ये तो हमने बताया छोटे छोटे जाब है, उनको फोर्ज करने के लिए फोर्जिंग शॉप में मिनिमम जो वेट वाले हैं वो 0.5 से 1.8 किलोग्राम। ठीक, अब इससे अगर मान लीजिए भारी भारी जाब है तो उसके लिए क्या है, घन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात स्लेज हैमर का उपयोग किया जाता है। ये किस वजन के आते हैं? ये भारी होते हैं, ये 2 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक के भार के आते हैं। अब ये इतने वजन के होते हैं तो इसके लिए मजबूत आदमी ही ये इसको उठाकर और ठुकाई जॉब को ठोक पीट सकता है। इसके लिए जो हैंडल का प्रयोग किया जाता है वो भी लंबे लंबे होते हैं, अर्थात 700 मिलीमीटर से लेकर 900 मिलीमीटर तक लंबे हैंडलों का प्रयोग इस स्लेज हैमर या आपके घन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया स्लेज हैमर के बारे में। अब उससे भी अधिक भारी वजन के अगर जॉब है उनको फोर्ज करना है तो उसके लिए फिर पावर हैमर का उपयोग किया जाता है। पावर हैमर कितने प्रकार के होते हैं? पावर हैमर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग पावर हैमर, दूसरा होता है ड्रॉप पावर हैमर, तीसरा न्यूमेटिक पावर हैमर और चौथा जो होता है वो होता है स्टीम पावर हैमर। तो ये हम लोगों ने 4 टूल्स अभी पढ़े थे। एनविल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, स्वेज ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, टोंग या संडासी के बारे में पढ़ा और हैमर या हथौड़े या घन स्लेज वगैरह आज इसके लिए ठोकने पीटने वाली ये टूल 4 हम लोगों ने पढ़े। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं आज के लिए 5वां जो टूल्स हम लोग फोर्जिंग शॉप में यूज करते हैं वो होती है छेनिया या चीजल के बारे में। छेनी कैसी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है और छेनी कितने? देखिए, छेनी 2 प्रकार की होती है। एक होती गर्म छेनी अर्थात हॉट चीजल और दूसरी होती ठंडी छेनी अर्थात कोल्ड चीजल। 2 प्रकार की छेनियां होती हैं। अब पहले हॉट छेनी के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉट चीजल क्या होती है? देखिए, ये हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। जो छेनी गर्म धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे हॉट चीजल या हॉट सेट के नाम से जानते हैं। इसका कटिंग एंगल कितना होता है? इसका कटिंग एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है, जबकि फोर्जिंग एंगल को थोड़ा कम रखा जाता है। और ये जो है हार्ड व टेम्पर नहीं होती, ये छेनी हार्ड एंड टेम्पर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये गर्म धातु को गर्म धातु को काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो गर्म धातु को जब हम काटेंगे तो क्या होगा, इसका जो टेम्पर्ड है वो समाप्त हो जाता है। जहां छेनी गर्म हुई तो उसका टेम्पर्ड समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसको बार बार पानी से ठंडा करते रहते हैं, फिर चीजल लगाया, हैमर से मारा, फिर पानी से ठंडा किया, इस तरीके से बार बार ठंडा करते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपकी गर्म धातु के बारे में, गर्म चीजल के बारे में, सॉरी हॉट चीजल के बारे में। ठीक है ना। अब दूसरी हमने बताई, एक होती है ठंडी चीजल अर्थात कोल्ड चीजल। ठंडी छेनी क्या होती है? जो चीजल ठंडी धातुओं को काटने या छीलने के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे कोल्ड चीजल या कोल्ड सेट के नाम से जानते हैं। इसका कटिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है और तथा कटिंग एज को हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। क्योंकि ये ठंडी छेनी है, इसमें धार कुंद हो जाएगी, तो इसलिए इसको हार्ड एवं
टेम्पर करके बनाया जाता है, जिससे जल्दी इसकी जो आपकी धार है वो समाप्त न हो। और ये कैसी बनी होती है? ये 4, 6 व 8 पहल की बनाई जाती है और इसके हेड में 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक चेम्फर कटा होता है इसके हेड पर, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई होती है वो 150 मिलीमीटर से लेकर 200 mm तक आती है, ठीक। और जनरल में कभी कभी क्या होता है 50 से 100 मिलीमीटर तक की छेनी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये छेनी के बारे में एक बार फिर से देख लो। छेनी या चीजल क्या होती है? हमने बताया छेनियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक गर्म छेनी अर्थात हॉट चीजल, दूसरा ठंडी छेनी अर्थात कोल्ड चीजल। हॉट चीजल क्या होती है? यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है जो छेनी गर्म धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसे हॉट चीजल या हॉट सेट के नाम से जानते हैं। इसका कटिंग एंगल कितना होता है? इसका कटिंग एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है, जबकि फोर्जिंग एंगल जो है वो उसका कम रखा जाता है। और इसको हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता। हार्ड एवं टेम्पर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसको गर्म जगह पर उपयोग में लाते हैं, अर्थात जब ये हीट कर जाएगी छेनी तो अगर इसका जो टेम्पर है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता। इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसको छेनी से फोर्जिंग शॉप में यूज करते हैं। गर्म आपकी धातु है उस पर यूज करेंगे, उसके बाद पानी से बार बार उस छेनी को ठंडा करते रहते हैं, जिससे उसकी धार सेफ बनी रहती है, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है ठंडी छेनी अर्थात कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल कैसी होती है? जो चीजल ठंडी धातु को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे कोल्ड चीजल या कोल्ड सेट के नाम से जानते हैं। इसका कटिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है और इसके कटिंग एज को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, क्योंकि इसमें ये ठंडी जगह पे उपयोग में लाई जाती है, अर्थात साधारण वर्कशॉप वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी धार कुंद ना हो, इसलिए इसको हार्ड एवं टेम्पर कर लिया जाता है। और ये कैसी बनी होती है? ये 4, 6 व 8 पहल की बनाई जाती है और इसका जो हेड है उसको 10 से 12 डिग्री तक चेम्फर कर लिया जाता है और इसकी जो लंबाई साधारणता है वो 150 से 200 मिलीमीटर तक की छेनी प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन कुछ छेनियां जो हैं विशेष कार्य के लिए 50 से 100 मिलीमीटर तक भी प्रयोग में लाई जाती है। तो ये हो गया आपका छेनी या चीजल। इसके चीजल के बाद कुछ और टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले एक आता हार्डी। हार्डी क्या है? देखिए, हार्डी भी एक प्रकार की छेनी या चीजल होती है। ये कहाँ प्रयोग की जाती है? देखिए, इसके नीचे की जो सैंक है वो वर्गाकार आकार की बनी होती है, जिसे निहाई या एनविल के हार्डी होल में फिट करके गर्म व ठंडी धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बॉटम छेनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। बॉटम चीजल भी इसे कहते हैं। इसके बाद गाउज क्या होता है? गाउज भी एक छेनी है। गाउज कैसी छेनी है? तो गाउज क्या होता है? यह भी एक प्रकार की छेनी या चीजल है। इसका कटिंग एज जो है वो सीधा नहीं रहता, सीधा ना होकर वो गोलाई में होता है। और इसका प्रयोग किस प्रकार के जॉब को काटने के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग गोलाकार या टेढ़ी मेढ़ी आकार की जो धातुएं हैं उनको काटने के लिए इस गाउज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब पंच के बारे में पढ़ते हैं। पंच का क्या प्रयोग है? तो देखिए, यह ठंडी व गर्म धातुओं को भिन्न भिन्न आकार व माप के होल बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद फिर पढ़ते हैं ड्रिफ्ट के बारे में।
ड्रिफ्ट क्या होता है? यह गोलाकार हार्ड स्टील की एक टेपर पिन होती है। इसका प्रयोग होल का व्यास बढ़ाने व गोल आकार में बनाने के लिए इस पिन का प्रयोग ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ टूल्स, फिर से देख लो। हार्डी क्या होती है? हार्डी क्या होती है? हार्डी भी एक प्रकार की छेनी व चीजल होती है। और ये किस प्रकार के धातु को काटती है? तो देखिए, और कैसी बनी होती है? इसके नीचे की जो सैंक है वो वर्गाकार बनी होती है, जिसे निहाई के माने एनविल के हार्डी होल में फिट करके और गर्म व ठंडी धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बॉटम छेनी या बॉटम चीजल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था गाउज के बारे में। गाउज क्या है? गाउज भी एक प्रकार की छेनी व चीजल ही होती है। क्या है? यह भी एक प्रकार की छेनी है। इसका जो कटिंग एज है वो सीधा नहीं रहता, उस सीधे की जगह क्या रहता है? वो गोलाई में रहता है। और इसका प्रयोग किस प्रकार के जागों को काटने के लिए करते हैं? गाउस का प्रयोग गोलाकार या टेढ़ी मेढ़ी आकार में जो धातुएं काटते हैं उसको काटने के लिए इस गाउस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब आता है पंच। पंच का प्रयोग क्या है? तो देखिए, यह ठंडी व गर्म धातु के भिन्न भिन्न आकार व माप के होल बनाने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या होता है? तो ड्रिफ्ट कैसी होती है? यह गोलाकार हार्ड स्टील की एक टेपर पिन होती है। और इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग होल का व्यास बढ़ाने व गोल आकार में बनाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ टूल्स। अब नेक्स्ट टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फुलर क्या होता है। फुलर क्या होता है? यह हाई कार्बन स्टील के भिन्न भिन्न आकृति में बनाए जाते हैं। और इसका प्रयोग क्या होता है? फुलर का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग गर्म धातु में गड्ढा वगैरह बनाने के लिए इस फुलर का प्रयोग किया जाता है। यह दो के सेट में आते हैं। एक नीचे का भाग होता है, अर्थात निचले भाग को एनविल के हार्डी में फिट कर लेते हैं और ऊपरी भाग को मेटल ड्रा आउट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद स्वेज क्या होता है? यह भी हाई कार्बन स्टील के दो भागों के रूप में बने होते हैं। इसका प्रयोग एक गोल राड को इसका प्रयोग राड को गोल आकार में बदलने, चौरस या पृष्ठ भुज आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके नीचे वाले हिस्से पर चौरस आकार की सैंक बनी होती है, जिसे निहाई के हार्डी में फिट करके उपयोग में लाते हैं। फिर से देखो, फुलर क्या होता है? फुलर का प्रयोग क्या होता है? फुलर जो है वो हाई कार्बन स्टील के भिन्न भिन्न आकृति में तैयार किए जाते हैं और इसका प्रयोग किसी गर्म धातु में गड्ढा आदि बनाने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं? यह दो के सेट के रूप में आते हैं। निचले वाले भाग को एनविल के हार्डी में फिट कर लिया जाता है और ऊपरी भाग को मेटल ड्रा आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया फुलर का उपयोग। इसके बाद स्वेज क्या होता है? स्वेज भी हाई कार्बन स्टील के बने दो भाग या दो पार्ट्स में आते हैं। इसका प्रयोग रॉड को गोल व चौरस आदि बनाने के लिए किया जाता है और इसके नीचे वाले हिस्से पर चौरस आकार की एक सैंक बनी होती है, जिसे निहाई के हार्डी होल में फिट किया होता है। तो ये हो गया आपका स्वेज और फुलर के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद फ्लैटर्स के बारे में पढ़ते हैं।
फ्लैटर्स क्या होते हैं? देखिए, फ्लैटर्स का प्रयोग धातु की सतह को समतल बनाने के लिए करते हैं। और उसका कैसा तरीका क्या है कि फ्लैटर को रखा और ऊपर से हैमर द्वारा चोट मारते चले जाते हैं तो वो धातु जो है वो समतल बन जाती है। ठीक, अब इसके बाद सेट हैमर क्या होता है? सेट हैमर का उपयोग क्या होता है? देखिए, सेट हैमर का प्रयोग शार्प कॉर्नर बनाने के लिए जॉब के किनारे को सेट हैमर क्या होता है? इसका प्रयोग शार्प कॉर्नर बनाने के लिए या जॉब के किनारे को फ्लैट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें धातु के कॉर्नर वाले भाग को गर्म करके फिर हैमर द्वारा चोट लगाई जाती है, जिससे जॉब के शार्प कॉर्नर बन जाते हैं। इसके बाद शंकु या कोन का उपयोग क्या है? शंकु का प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग गोलाकार एक रिंग को पूर्ण रूप से गोल बनाने के लिए शंकु का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील की टेपर की हुई एक रॉड या पाइप होती है। फिर से देख लो, फ्लैटर्स क्या होते हैं? फ्लैटर्स का प्रयोग क्या है? तो फ्लैटर्स का प्रयोग धातु की सतह को समतल बनाने के लिए किया जाता है और इसे धातु की सरफेस पर रखकर और हैमर द्वारा चोट लगाते जाते हैं तो धातु जो है वो समतल बन जाती है। उसके बाद सेट हैमर्स का प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग शार्प कॉर्नर बनाने के लिए या जॉब के किनारों को फ्लैट बनाने के लिए सेट हैमर का उपयोग किया जाता है। इसमें धातु के कोने वाले भाग को गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद हैमर द्वारा चोट की जाती है जिससे जॉब के शार्प कॉर्नर बन जाते हैं। इसके बाद शंकु का क्या उपयोग है? कोन किसे कहते हैं? तो शंकु का प्रयोग गोलाकार रिंग को पूर्ण रूप से गोल गोल बनाने के लिए किया जाता है और ये कैसा होता है? यह स्टील की टेपर की हुई रॉड या पाइप होती है। अब पढ़ते हैं फोर्जिंग शॉप में किए जाने वाली क्रियाओं के बारे में। कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो फोर्जिंग शॉप में किए जाते हैं। टूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फोर्जिंग शॉप में ऑपरेशन कौन कौन से किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, फोर्जिंग शॉप में जॉब को इच्छित आकार में लाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं या ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला उसमें से है कटिंग। कटिंग कैसे करते हैं? देखिए, फोर्जिंग शॉप में धातु को ठंडी एवं गर्म दोनों अवस्थाओं में काटने के लिए जो विधि या प्रोसेस अपनाते हैं उसे कटिंग कहते हैं। अब कटिंग कैसे होती है? तो पतली धातुओं को तो प्रायः ठंडी हालत में ही काट लेते हैं तथा मोटी रॉड इत्यादि पर दोनों ओर से कट लगाकर और फिर मोड़ मोड़ कर उसको तोड़ देते हैं। इस कार्य के लिए कोल्ड चीजल या ठंडी छेनी का प्रयोग किया जाता है और इस कोल्ड चीजल या ठंडी छेनी का जो कटिंग एंगल रखा जाता है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य रखा जाता है और कोल्ड सेट का प्रयोग चिपिंग के लिए करते हैं तथा नेकिंग के लिए व कटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। फिर से देखो, फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित ऑपरेशन किए जाते हैं या क्रियाएं की जाती हैं। उसमें से पहला है कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है? फोर्जिंग शॉप में धातु को ठंडी अवस्था में या गर्म अवस्था में दोनों में काटने के लिए जो विधि या प्रोसेस अपनाते हैं उसे हम कटिंग मेथड या कटिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब पतली धातु को कैसे काटते हैं? पतली धातुओं को तो प्रायः ठंडी हालत में ही काट लेते हैं तथा मोटी रॉड इत्यादि पर दोनों ओर से
कट लगाकर और फिर उसको मोड़ मोड़ कर तोड़ देते हैं। इस कार्य के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? ठंडी व कोल्ड चीजल का ही प्रयोग किया जाता है और इसका कटिंग एंगल जो है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य रखते हैं और इसका प्रयोग कीपिंग के लिए, नेकिंग के लिए तथा कटिंग आदि के लिए कोल्ड सेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कटिंग ऑपरेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेंडिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेंडिंग के बारे में। बेंडिंग क्या होती है? देखिए, धातु की स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना धातु को मोड़ने की विधि को बेंडिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए क्या क्या उपयोग में लाते हैं? जैसे हार्डी पोल हो गया, लेग वाइज, एनविल का हार्न। एनविल का हार्न माने आगे का हिस्सा, एनविल के आगे का हिस्सा जिसको हार्न या बीक कहते हैं, है ना, जो चोंच की तरह बना होता है। तो ये सारी चीजें प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यदि इसे ठंडी अवस्था में धातु को हम बेंड करते हैं तो एक समस्या आ सकती है। वो क्या होती है? अगर हम ठंडी अवस्था में इसको बेंड करेंगे तो ये क्रैक हो सकती है, अर्थात इस पे दरारें आ सकती हैं। और एक चीज और हो जाती है कि कई बार मोड़ वाली जगह क्या होती है, वो पतली सी हो जाती है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है ठंडी अवस्था में अगर हम धातु को मोड़ते हैं। फिर से देखो, बेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है? धातु की स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना, माने धातु के कण या ग्रेन्स भी कमजोर ना हो तो उसको नुकसान पहुंचाए बिना धातु को मोड़ने की विधि को बेंडिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए क्या क्या उपयोग में लाते हैं? हार्डी पोल का उपयोग करते हैं, लेग वाइज, जाप को बांधने के लिए लेग वाइज का उपयोग करते हैं, वह धातु को एनविल का हार्न या बीक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि इसे ठंडी अवस्था में हम मोड़ते हैं तो क्या होगा? इसमें दरारें आ जाती हैं या वह क्रैक हो सकता है और कई बार मोड़ने वाली जगह पतली सी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग ऑपरेशन। अब तीसरा पढ़ते हैं ड्राइंग आउट। पहला हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेशन कौन सा? कटिंग के बारे में, कि जॉब की फोर्जिंग करते समय कटिंग की जाती है तो कैसे की जाती है। दूसरा ऑपरेशन पढ़ा था जॉब को बेंड करना, कि कैसे बेंड किया जाता है और बेंड करने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है। तीसरा ऑपरेशन है ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट क्या होता है? इस विधि में धातु की लंबाई को हैमर के द्वारा बढ़ाया जाता है। जब धातु को खूब गर्म कर लेते हैं लाक्षरक, फिर हैमर मार मार के, तो वो क्या होता है? धातु को बढ़ाया जाता है, उसे ड्राइंग आउट कहते हैं। इसमें पहले नेकिंग की जाती है, इसके बाद फुलरिंग कर लेते हैं, उसके बाद अंत में इसको फिनिश करते हैं। ड्राइंग आउट करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में धातु को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो अगर हम पलटेंगे नहीं और ड्रा आउट कर देंगे तो क्या होगा? धातु दब जाएगी या फूल जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? इसे साग कहते हैं। इसके बाद चौथा ऑपरेशन क्या होता है? पंचिंग और डिप्टिंग का। पंचिंग और डिप्टिंग क्या होती है? पंच के द्वारा गर्म धातु में गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या अंडाकार आदि होल या छिद्र बनाने के लिए जिस विधि को अपनाते हैं उसे पंचिंग कहते हैं। टेपर डिप्ट द्वारा पंच किए हुए होल को बड़ा करने की विधि को डिप्टिंग कहते हैं। फिर से देख लो, सबसे पहले ड्राइंग आउट क्या होता है? ड्राइंग आउट क्या किसे कहते हैं? इसमें धातु को गर्म करके हैमर द्वारा पीटा जाता है, जिससे धातु क्या होती है? फैलती है, अर्थात बढ़ती है। तो इस विधि में धातु की लंबाई को बढ़ाया जाता है और इसमें पहले नेकिंग की जाती है, फिर फुलरिंग करते हैं, उसके बाद अंत में फिनिशिंग करते हैं। ड्राइंग आउट करते समय बीच बीच में जाब को पलटकर ड्रा आउट ही करना चाहिए, नहीं तो वो दब जाएगा या धातु फूल जाएगी, जिसे साग कहते हैं। इसके बाद चौथा ऑपरेशन होता है पंचिंग एवं
ड्रिफ्टिंग। पंचिंग एवं ड्रिफ्टिंग क्या होती है? पंच के द्वारा गर्म धातु में गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार व अंडाकार छिद्र बनाने के विधि को पंचिंग कहते हैं। टेपर ड्रिफ्ट के द्वारा पंच किए हुए होलों को बड़ा किया जाता है और ये टेपर पंच द्वारा जो होल के सुराख को बड़ा करते हैं उस विधि को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो ये हो गया ड्राइंग आउट और पंचिंग एवं ड्रिफ्टिंग के बारे में। अब पांचवा पढ़ते हैं अपसेटिंग एवं जंपिंग। अपसेटिंग एवं जंपिंग कौन सा ऑपरेशन होता है? तो देखिए, गर्म धातु में चौड़ाई एवं मोटाई माने विड्थ और थिकनेस को जो बढ़ाते हैं उसे कहते हैं, उसे अपसेटिंग या जंपिंग कहते हैं। फिर से एक बार देखो, गर्म धातु को चौड़ाई एवं मोटाई को बढ़ाने की विधि को अपसेटिंग कहते हैं। अपसेटिंग तीन प्रकार की होती है। एक होती है फुल अपसेटिंग, दूसरी होती है हेड अपसेटिंग और तीसरी होती है सेंटर अपसेटिंग। तीन प्रकार की ये अपसेटिंग होती है। फुल अपसेटिंग क्या होती है? देखिए, इसमें जैसा कि नाम तीनों का है उसी तरीके से इसका कार्य भी है। जैसे फुल अपसेटिंग क्या होती है? फुल अपसेटिंग के लिए धातु को पूरा गर्म कर लेते हैं और उसको फिर हैमर के द्वारा चोट लगाकर या कूट पीसकर मोटाई एवं चौड़ाई में इसको बढ़ाया जाता है। दूसरा है हेड अपसेटिंग। हेड अपसेटिंग में क्या होता है? हेड या तल अपसेटिंग के लिए धातु के एक छोर को गर्म कर लेते हैं और फिर एनविल पर रखकर जो ठंडा वाला छोर है उस पर चोट लगाकर इसको बढ़ाते हैं। तीसरा है सेंटर अपसेटिंग। सेंटर अपसेटिंग में क्या होता है? वो उसमें क्या है? सेंटर अपसेटिंग में धातु के सेंटर को गर्म करते हैं, अर्थात बीच में धातु को गर्म करते हैं और उसका एक सिरा निहाई या एनविल पर रखते हैं, वह दूसरे सिरे पर हैमर द्वारा चोट लगाते हैं, तो जिससे धातु के बीच वाला भाग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, फिर से देखो, अपसेटिंग या जंपिंग ऑपरेशन। फोर्जिंग शॉप में अपसेटिंग या जंपिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो गर्म धातु की चौड़ाई एवं मोटाई में बढ़ाने की विधि को अपसेटिंग या जंपिंग कहते हैं। अब यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। अपसेटिंग तीन प्रकार की होती है। एक होती है फुल अपसेटिंग, दूसरी हेड अपसेटिंग और तीसरी सेंटर अपसेटिंग। अब जैसा जिसका नाम उसी तरीके से इसका काम। हेड अपसेटिंग क्या होती, फुल अपसेटिंग क्या होता है? इसमें जाप को पूरा गर्म कर लेते हैं। फुल अपसेटिंग माने जाप को फुल माने पूरा गर्म कर लिया गया, फिर उसे हैमर के द्वारा चोट लगाकर कूट पीट कर मोटाई एवं चौड़ाई को बढ़ाते हैं। दूसरा है हेड अपसेटिंग। हेड अपसेटिंग क्या होता है? इसमें हेड या तल माने बेस की अपसेटिंग के लिए धातु के एक छोर को गर्म कर लेते हैं और फिर उसे एनविल में रखकर ठंडे वाले छोर पर ठंडे वाले छोर पर हैमर के द्वारा चोट लगाकर उसको बढ़ाते हैं। तीसरा है सेंटर अपसेटिंग। सेंटर अपसेटिंग में धातु को बीच में गर्म कर लेते हैं और बीच में गर्म कर देते हैं और फिर इसका एक सिरा निहाई या एनविल पर रख लेते हैं और दूसरे सिरे को हैमर द्वारा कूट पीट कर या चोट लगाकर बढ़ाते हैं, जिससे धातु के बीच का भाग जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया अपसेटिंग एवं जंपिंग के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग किस तरीके का ऑपरेशन है? देखिए, इसमें धातु के दो टुकड़ों को ले लिया जाता है और फिर वेल्डिंग ताप तक उनको गर्म करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? फिर बाहरी दबाव से जोड़ने की विधि को फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। अब फोर्ज वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है, विधि क्या है? सबसे पहले धातु को पूरी तरीके से गर्म कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उस पर फ्लक्स डाल देते हैं। फ्लक्स क्यों डाला जाता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि वायुमंडल में
बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन से सभी धातुएं क्या होती हैं, वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं। अर्थात ऑक्सीकृत माने उस पे एक लेयर टाइप की आ जाती है और वो धातु को जोड़ने नहीं देती, भुरभुरा हो जाता है और धातु हमारी निकल जाएगी। वेल्डिंग करेंगे, अगर धातु ऑक्सीकृत हो गई तो क्या होगा, धातु जुड़ती नहीं है, वो धातु जोड़ा वो भुरभुरी रहती है और जहां निकाला तो धातु फिर टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इस ऑक्सीकृत से बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो है उसको धातु को ढक लेता है, वो तैरता रहता है, उसी में मैल टाइप का होता है और वो उस धातु के ऊपर तैरता रहता है। तो जो ऑक्सीजन है वो उसको नहीं पकड़ पाती, वो धातु को फ्लक्स के द्वारा ढक लिया जाता है। तो वही है, फिर से देखो क्या प्रोसेस है, धातु को गर्म करके उस पर फ्लक्स डाल दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, धातु की जो गर्म सरफेस है वो वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत नहीं होती। फोर्ज वेल्डिंग के लिए मुख्यतः क्या है, कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, सुहागा। उसके फ्लक्स के लिए कौन सा फ्लक्स, सुहागा जो है वो यूज किया जाता है। स्टील को इसी प्रकार से 1275 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया जाता है। माइल्ड स्टील, राट आयरन व 2.3% तक कार्बन स्टील भी आसानी से फोर्ज वेल्ड किए जा सकते हैं। फोर्ज वेल्डिंग निम्नलिखित विधियों से की जाती है। फिर से देखो, फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है, धातु के दो टुकड़ों को फोर्ज वेल्डिंग ताप तक गर्म करके बाहरी दबाव द्वारा जोड़ने की विधि या प्रोसेस को फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, धातु को गर्म करके उस पर फ्लक्स डाल दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, धातु की गर्म सरफेस जो है वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाती, नहीं आ पाती तो धातु जो है वो ऑक्सीकृत नहीं होती। ऑक्सीकृत नहीं होगी तो धातु आराम से जुड़ जाएगी। फोर्ज वेल्डिंग के लिए मुख्यतः फ्लक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, सुहागा। फोर्ज वेल्डिंग में फ्लक्स के रूप में सुहागा का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील को इसी प्रकार से 1275 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया जाता है। माइल्ड स्टील, राट आयरन व 2.3% कार्बन स्टील भी आसानी से फोर्ज वेल्ड किए जा सकते हैं। अब फोर्ज वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों से की जाती है। फोर्ज वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियां हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी फोर्ज वेल्डिंग की विधि है। अब फोर्ज वेल्डिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहली पढ़ते हैं लैप विधि, लैप वेल्डिंग। लैप वेल्डिंग क्या होती है, यह सरलतम विधि है और वेल्डिंग से पहले कार के सिरे को अर्थात जॉब के सिरे को टेपर करना होता है और बाद में चढ़ाव वेल्डिंग करके वेल्डिंग कर दिया जाता है। अर्थात नाम है लैप वेल्डिंग, माने चढ़ाव वेल्डिंग। दो जाब लिए और उनको ये ऐसे करके ऐसे वेल्ड कर देते हैं, तो ये लैप वेल्डिंग हो गई। यह सरलतम विधि है। वेल्डिंग से पहले कार या जॉब के सिरे को टेपर बना लेते हैं, फिर बाद में चढ़ाव वेल्डिंग कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग कैसे की जाती है, यह वेल्डिंग पीट कर करना तो कठिन होता है क्योंकि इसमें पृष्ठों को वेल्ड करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक पीस के एक सिरे को पकड़कर हथौड़े से पीट पीट कर वेल्ड करते हैं। तीसरा है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग कैसे होती है, इस विधि में एक छड़ का सिरा टेपर होता है, दूसरी छड़ के सिरे को विभक्त के समान खोल दिया जाता है क्योंकि मोटाई में वी आकार का ये बना होता है। चौथा होता है टी जॉइंट वेल्डिंग। टी जॉइंट वेल्डिंग कैसे की जाती है, इस विधि में दो जोड़े जाने वाले भाग वी आकार के बनाते हैं, फिर एक टुकड़े को सिरे पर तथा दूसरे टुकड़े को बीच में टेपर करके वेल्ड कर लिया जाता है। ये चार विधियां होती हैं। कौन कौन सी, लैप वेल्डिंग, यह सरलतम विधि है।
वेल्डिंग से पहले कार के सिरे को टेपर बना लेते हैं और फिर बाद में चढ़ाव वाली वेल्डिंग कर ली जाती है, उसे लैप वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा है बट वेल्डिंग। यह वेल्डिंग पीट कर करना कठिन होता है क्योंकि इसमें पृष्ठों को वेल्ड करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक पीस के एक सिरे को पकड़कर हथौड़े से पीट कर और वेल्ड कर लेते हैं। तीसरा फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है? फोर्ज अथवा वेज वेल्डिंग, ये क्या होता है? इस विधि में एक छड़ का सिरा टेपर व दूसरी छड़ के सिरे को विभक्त के समान खोल दिया जाता है क्योंकि मोटाई में वी के आकार का ये बना होता है। और चौथा है टी जॉइंट वेल्डिंग। टी जॉइंट वेल्डिंग क्या होती है? इसमें दो जोड़े जाने वाले भाग वी आकार के बना लिए जाते हैं, फिर एक टुकड़े को सिरे पर तथा दूसरे टुकड़े को बीच में टेपर करके वेल्ड कर दिया जाता है। ये हो गए 4 प्रकार के प्रोसेस। फोर्ज वेल्डिंग के बाद अब पढ़ते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन, जॉब को फिनिश करना। तो क्या होता है? जॉब पर फोर्ज कार्य करने के पश्चात जॉब को फिनिश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए फ्लैटर, फुलर या स्वेज ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसमें रेती व फाइल का उपयोग करके भी जॉब को फिनिश किया जा सकता है। इसके बाद रिवेटिंग ऑपरेशन क्या होता है? इस क्रिया में 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को रिवेट या प्लेन रॉड के द्वारा गर्म या ठंडी दशा में रिवेटिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्विस्टिंग ऑपरेशन। ट्विस्टिंग क्या होता है? इस क्रिया में धातु गर्म करने के पश्चात वाइस में बांधकर फिर कुछ स्पेशल कार्यों के लिए ट्विस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जंपिंग ऑपरेशन। जंपिंग क्या होता है? यह क्रिया या ऑपरेशन जो है वो ड्राइंग आउट के एकदम विपरीत होता है। इसमें पतले जाग को गर्म करके पीट पीट कर उसको मोटा बना दिया जाता है। तो ये आपके थे ऑपरेशन। फिर से देख लें, फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है? जब फोर्ज वेल्डिंग हमने कर ली, उसके बाद फिनिश करने की आवश्यकता होती है। तो जॉब पर फोर्ज कार्य करने के पश्चात जॉब को फिनिश करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए फ्लैटर, फुलर या स्वेज ब्लॉकों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद आवश्यकता अनुसार फाइल या रेती का प्रयोग करके भी जॉब को फिनिश करके तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है रिवेटिंग। रिवेटिंग क्या होता है? इस क्रिया में 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को रिवेट या प्लेन रॉड के द्वारा गर्म या ठंडी दशा में रिवेटिंग करके जोड़ने की क्रिया को रिवेटिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके अलावा ट्विस्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? इस क्रिया में धातु को गर्म करने के पश्चात वाइस में बेंच वाइस में बांधकर कुछ स्पेशल कार्यों के लिए ट्विस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद लास्ट ऑपरेशन होता है जंपिंग। जंपिंग क्या होता है? यह क्रिया जो है या ऑपरेशन ड्राइंग आउट के एकदम विपरीत होता है। इसमें पतले जाप को गर्म करके फिर पीट पीट कर उसको मोटा बना दिया जाता है। तो ये हमारे थे कुछ ऑपरेशन फोर्जिंग शॉप में फोर्ज के लिए कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्जिंग से हमें क्या क्या लाभ व हानियां हैं, अर्थात फोर्जिंग से क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो फोर्जिंग से हमें क्या क्या लाभ होता है? देखिए, पहला लाभ तो हमें ये होता है कि फोर्जिंग जो है यह धातु की आंतरिक संरचना को शुद्ध कर देते हैं। दूसरा हमें एडवांटेज फोर्जिंग से ये होता है कि फोर्ज किए हुए जाबों को मशीनिंग करने में समय जो है वो कम लगता है, क्योंकि उन्हें पहले ही ड्राइंग के अनुसार फोर्ज किया होता है। और तीसरा एडवांटेज ये रहता है कि ये धातु के ग्रेन्स को कमजोर जो हो जाते हैं उनको सामर्थ्यवान बना देता है। और चौथा एडवांटेज ये है कि इसमें धातु को वेस्ट किए बिना
खराब किए बिना मोटे मोटे जॉब की फोर्जिंग इसमें की जा सकती है। अब किसी भी चीज में जो एडवांटेज होते हैं तो वहां कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसमें भी कुछ हानियां या डिसएडवांटेज है। क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि फोर्जिंग हमेशा धातु के अनुसार ही उचित टेम्परेचर पर ही करना संभव है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो धातुएं गर्म होने पर भंगुर हो जाती हैं उन्हें हम फोर्ज नहीं कर सकते। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि गर्म अवस्था में वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, जॉब जो है वो जॉब पर ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे धातु की ऊपरी सतह पर पपड़ी जम जाती है, जिस कारण धातु की ऊपरी सतह जो है वो साफ नहीं हो पाती। ये जो है कुछ डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया आपका फोर्जिंग और लोहारी स्मृति और फोर्जिंग के बारे में टॉपिक हो गया। अब हम ये जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। अब इसके बाद कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, बाय, सी यू।